देखिए, क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें पहले भाग में जो है चैप्टर है गैर व्यापारिक संस्था, है ना, या अलाभकारी संस्था। उसके अंतर्गत जो खाते खोले जाते हैं, तो उस खाते में जो बनाए जाते हैं आय व्यय खाते, साथ ही साथ प्राप्ति भुगतान खाते, है ना, और आर्थिक चिट्ठा, तो इस सब में ये प्राप्ति और भुगतान खाते और आय व्यय खाते, इसमें कुछ अंतर होते हैं, है ना। बनाया जाते हैं गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा ही और लाभकारी संस्था के द्वारा ही, है ना, लेकिन अंतर है। और ये अंतर जो है अधिक से अधिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। आय व्यय खाते में अंतर एक एक करके देखेंगे कि आखिर आय व्यय और प्राप्ति और भुगतान खाते, इसमें अंतर क्या है ना। प्राप्ति और भुगतान खाते और आय व्यय खाते में अंतर क्या है, इसको एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, याद रखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि यदि हमको ये आता ही है ना, अपने मन से। देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाते में जो अंतर है, इसके कुछ पॉइंट 8 पॉइंट तक जो है हम बता रहे हैं, और है कुछ पॉइंट इसमें है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर, ये जो है अधिक से अधिक पूछने की जो है संभावना रहती है। और आगे तो इसमें देखते हैं कि आय व्यय प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता का विवरण इस साइड है बायां पक्ष, और आय व्यय खाता का जो है वो दायां पक्ष, है ना। तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो होता है वह एक वास्तविक खाता होता है ना। प्राप्ति और भुगतान खाता का जो पहला पॉइंट होगा वह होगा कि यह एक वास्तविक खाता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी हुआ, और सब्जेक्टिव में जब हम पॉइंट बाय लिखेंगे उसके लिए भी हुआ। आय व्यय खाता है, यह एक नाम मात्र खाता है ना। आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है, और प्राप्ति और भुगतान खाता वास्तविक खाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता जो डेबिट पक्ष होता है, उस डेबिट पक्ष में जो भी प्राप्ति है सभी को लिखा जाता है ना। चाहे वो आयगत हो, चाहे वो पूंजी हो, हमको प्राप्त हुआ, हम लिखे, है ना। गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त हुआ, हमने लिखा। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता के जो डेबिट पक्ष में होंगे वो सभी प्राप्ति को लिखे जाएंगे, है ना। और आय व्यय खाते में, इस खाते के डेबिट पक्ष में केवल आयगत खर्चे एवं हानियों को लिखा जाता है। जो आयगत होगा, है ना, पढ़े होंगे आप लोग पूंजीगत और आयगत। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत भुगतान, पूंजीगत आय, इस प्रकार से होते रहते हैं, है ना। तो जो आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष है उसमें केवल आयगत खर्च एवं हानियों को ही लिखा जाएगा।
पूंजीगत को नहीं लिखा जाएगा। लेकिन प्राप्ति और भुगतान में सभी प्राप्ति को लिखा जाएगा। डेबिट पक्ष में लिखेंगे तो क्रेडिट पक्ष में भी तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्रेडिट पक्ष में देखो, डेबिट पक्ष में सभी प्राप्ति को लिखेंगे और क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतान को लिखेंगे, है ना, चाहे वह आयगत हो चाहे यह पूंजीगत हो। डेबिट में सभी प्राप्ति को लिखना है और क्रेडिट में तीसरा पॉइंट है कि इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतान को लिखा जाता है। किसमें? प्राप्ति और भुगतान खाते में। अब जिस प्रकार यहाँ ठीक उल्टा हुआ, यहाँ भी आयगत खर्च हानि को डेबिट में लिखते थे, यहाँ आयगत, यहाँ लाभ एवं आयों को, है ना, क्रेडिट पक्ष में, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में आयों एवं लाभ को लिखा जाता है। ठीक, जो आय होगा, जो लाभ होगा उसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, जो हानि हुआ, जो खर्च हुआ उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ये आय व्यय खाता का नियम है। प्राप्ति और भुगतान खाते में जो प्राप्त हुआ डेबिट में लिखेंगे और जो भुगतान किए वो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक, देखिए पहला पॉइंट क्या था? प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता है, आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है ना। प्राप्ति भुगतान खाता के डेबिट पक्ष में सभी प्राप्ति को लिखेंगे, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में केवल आयगत खर्च एवं हानियों को ही लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतान को लिखा जाता है। जो क्रेडिट पक्ष है सभी भुगतान को लिखा जाएगा और इस खाते के क्रेडिट पक्ष में आय एवं लाभों को लिखा जाता है। अब चौथा पॉइंट आइए, देखिए प्राप्ति और भुगतान खाते में पूंजीगत एवं आयगत दोनों मदें लिखी जाती है ना। पूंजीगत हो या आयगत हो, प्राप्ति और भुगतान खाते में लिख देंगे। लेकिन आय व्यय खाते में केवल आयगत मदें ही लिखे जाती हैं, है ना। पूंजीगत और आयगत दोनों लिखा जाता है प्राप्ति और भुगतान खाते में, केवल आयगत मदें लिखे जाते हैं किसमें? आय व्यय खाते में, है ना। पांचवा पॉइंट है, इसमें नगद मदें लिखे जाते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाते में नगद मद को लिखेंगे जो नगदी होगा, और इसमें अदत्त व्ययों को समायोजन किया जाता है। जो पहले का बकाया था, जो पहले जो है एडवांस में जमा किया है, इसमें समायोजन किया जाएगा आय व्यय खाते में, है ना। आय व्यय खाते में समायोजन किया जाएगा कि एडवांस में जो दिया है ना, जो है बचा है आउटस्टैंडिंग है, उसको क्या करेंगे? जोड़ घटाव करना पड़ेगा। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में ऐसे नहीं है, जो नगद मिले वही लिखेंगे। छठा पॉइंट है, इस खाते में आर्थिक चिट्ठा होना आवश्यक नहीं है। प्राप्ति और भुगतान खाता जब बनाएंगे तो उस समय आर्थिक चिट्ठा आवश्यक नहीं है। लेकिन आय व्यय खाता जब बनाएंगे तो उस समय आर्थिक चिट्ठा आवश्यक है। ये छठा पॉइंट है, इस खाते के साथ आर्थिक चिट्ठा आवश्यक है ना। सातवां है, इस खाते में ह्रास अप्राप्य ऋण आदि का लेखा नहीं किया जाता है। कोई संपत्ति में ह्रास लग गया, अप्राप्य ऋण है, उसको हम लेखा नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आय व्यय खाते में
ह्रास, अप्राप्य ऋण, इस सब का लेखा किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में लेखा नहीं करेंगे ह्रास का, अप्राप्य ऋण का, लेकिन आय व्यय खाते में ह्रास अप्राप्य ऋण का लेखा करेंगे। 8वां पॉइंट है, इस खाते में गत वर्ष से संबंधित मदे लिखे जाते हैं। इस खाते में गत वर्ष से जो संबंधित होगा वो मदे लिखे जाते हैं। 8वां, लेकिन आय व्यय खाते में गत वर्ष से संबंधित मदे नहीं लिखे जाते हैं, है ना। जो गत वर्ष से संबंधित होते हैं वो नहीं लिखे जाते हैं आय व्यय खाते में, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में लिखे जाते हैं। ठीक, ये कुछ पॉइंट थे। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना।